हम लोग अभी वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आगे बताएंगे। तो इसमें बहुत सारा चीज तो तुम लोग जानते ही होगे ना। एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद है ना तुम लोग को? हम्म। हेलो। यस सर। कितना तक याद है? 20 तक 20। याद है? 20। 20 सर। सबको याद है? एक। हेलो। हेलो। यस सर। बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ तो। 40। एल्यूमिनियम का? 27। 27। ठीक है, चलो इसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक थ्योरी है मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पढ़े भी होगे तुम लोग पहले, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब जो पहला साइंटिस्ट था जो एटम्स के बारे में बताया था वो डाल्टन था। पढ़े हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? यस सर। इसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स दिया था एटम्स के बारे में। बताओ क्या क्या पॉइंट्स था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। Matter is made up of very small indivisible particles called atoms. Number 2 था all the atoms of a given element is identical in all respects. उसके बाद और दो था atoms cannot be created or destroyed. और चौथा वाला ठीक है, हम लिख देते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, इसको नोट करते जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पहला चीज है ये मैटर के बारे में बताया था कि ऑल मैटर, लिखते जाओ इसको साथ साथ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, पहला चीज है ये, तुम लोग पढ़े भी होगे ये सब। सेकंड पॉइंट लिखो, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब हुआ कि उसको फर्दर हम लोग छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं उसको। तीसरा हो गया एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। लिख रहे हो तुम लोग? यस सर लिख रहे हैं। यस सर। हाँ जल्दी जल्दी लिखते जाओ। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, गिवन एलिमेंट मतलब जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम के जितने भी सारे एटम्स होंगे सोडियम के, सारे एटम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारा क्या होगा? एक जैसे ही होगा। लेकिन सोडियम का अगर एटम हम लोग कंपेयर करें कैल्शियम के साथ तो वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, उन दोनों का एटम्स क्या होगा? डिफरेंट। तो अगर सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। atoms of different elements have different masses and chemical properties। मास भी डिफरेंट होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। ये हो गया थर्ड फोर्थ। एक फाइनल पॉइंट है एटम्स जो होता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये 5 पॉइंट है जो कि डाल्टन दिया था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली फेल हो गया था बिकॉज सर एक और है ना पॉइंट, क्या?
atoms cannot be created or destroyed by any physical or chemical property. वो इसी में आ गया, सेकंड पॉइंट में ही हम लोग क्लब कर सकते हैं, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल है और उसको हम लोग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऐसे लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो Okay, sir. विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉयड मतलब ना तो उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड दोनों लिख लेना यहाँ पर, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो फेल हो गया था जब बाद में ये डाल्टन क्या बोला था कि एटम जो है वही सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो वो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट डिफरेंट परफॉर्म किए थे वो लोग। जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था? जे थॉमसन। ठीक है, पता है ना तुम लोग? Yes, sir. प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था बताओ? Rutherford. प्रोटॉन का Rutherford. गोल्डस्टीन। ठीक सर है, गूगल पे रदरफोर्ड दिया था। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का किया है ना। अच्छा ठीक है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है और न्यूट्रॉन का समथिंग चैडविक। जेम्स चैडविक। हम्म। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड। ठीक है, तो वो सब वो जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट चैप्टर में है उसमें एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा डिटेल में। तो इसमें देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, तुम लोग को ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ये सब निकालने आता है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर तुम लोग समझते हो ना? यस जैसे सर। यस सर। एक बता रहे हैं सिंपल कि किसी भी नंबर का एटॉमिक नंबर को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जैसे दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसके सिंबल के साथ लिखते हैं, जैसे कैल्शियम है एग्जांपल। तो कैल्शियम का यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे लिखते हैं एक्स और यहाँ पे ए। एक्स जो है ये किसको डिनोट करता है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर को। ठीक है, और ए किसको डिनोट करता है? मास नंबर को। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और 20 उसको हम लोग एक्स के पोजीशन पर रख देंगे और यहाँ पे 40, ये इसका मास नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर इसका 20। तो एटॉमिक नंबर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तुमसे तो जस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं इसको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसके चारों बगल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जैसे मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन ये दिया हुआ है, तुमको इसमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा? जो उसका एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ तो? 20। 20 होगा, 20. क्योंकि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब वो अपने अगर नेचुरल स्टेट में है तो वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो ये पता होगा कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर वो एटम न्यूट्रल है तो मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे दोनों। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन्स 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाएगा? 20। अब यहाँ पे एक चीज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए तुमको ये चीज पता होना चाहिए, ये जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर जिसको कि हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, मास नंबर। तो मास नंबर एक्चुअली क्या होता है? ये होता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली किसी भी एटम का जो मास होता है वो इन्हीं दोनों की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इनके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एटम के अंदर जो भी मास आता है वो मेनली प्रोटॉन की वजह से होता है या फिर न्यूट्रॉन की वजह से, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, इसीलिए मास हम लोग निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही ऐड कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम का मास नंबर कितना है 40, और हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल चुका है, दैट इज 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना हो गया इसमें, कितना हो गया, हेलो 20. 20. अबे सो गए क्या तुम लोग। 20. Take off. 20, चलो ये सब किए हो ना पहले। तो ये तो न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में। अगर मान लो चार्ज स्पीसीज होंगे, चार्ज स्पीसीज जैसे आयंस होते हैं, आयंस को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, चार्ज स्पीसीज को आयंस बोलते हैं हम लोग। किसी भी एटम का अगर चार्ज स्पीसीज हो गया आर कॉल्ड आयंस। तो ये दो टाइप का होता है आयंस, एक केटायन होता है और दूसरा एनायन होता है, ये पढ़े हो क्या। Yes, sir. केटायन किसको बोलते हैं, Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं केटायंस। पॉजिटिवली चार्ज लिखते भी जाना तुम लोग, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो गया केटायंस और एनायन हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एनायंस बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई भी एलिमेंट अगर अपने आयंस के फॉर्म में आ जाए तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग, इसमें बताते जाना, पहले खुद से करो फिर बताएंगे हम। दो चार एग्जांपल दे रहे हैं, Al3+, इन सभी में यही तुमको बताना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा दे रहा है S⁻²-, ये समझते हो ना, 3+ है मतलब 3+ चार्ज है, और 2- मतलब 2 नेगेटिव चार्ज उसका है। तो यहाँ सब में तुमको बताना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। दूसरा ये हो गया। थर्ड है Si4+, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पहले इन तीनों को बताओ। हो गया, Yes, sir. और सब बना रहे हो कि नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। बना लिए सर। Yes, sir. इतना लोग लगता है ऑन करके सो गया है। पहला वाला बताओ, एल्यूमिनियम का आंसर क्या क्या है। 13, 10, 14. देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होगा। ये चार्ज जो आ रहा है, चार्ज किसकी वजह से आता है, हाँ? इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम पे अगर चार्ज आ रहा है, एलिमेंट के एटम के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है, तो वो मेनली लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, लॉस या गेन हो सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव उधर चार्ज छातो आएगा। रे। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज आ रहा है किसी भी एटम पे, केटायन अगर बन रहा है, तो केटायन का फॉर्मेशन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Loss of electrons. हाँ, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जैसे देखो,
एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कभी चेंज होगा क्या? नो सर। तो प्रोटॉन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 13। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 हो जाएगा। अब इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज कितना है? 3। 3 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज किया होगा? 3। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्योंकि 3 प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो अगर ये न्यूट्रल होता, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता? 13 ही होता। 13। लेकिन अब 3 प्लस चार्ज हो गया, मतलब 3 प्लस चार्ज हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया है। तो 13 में माइनस कर देंगे कितना? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 10। 10। 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए तुमको इसका मास नंबर जानना होगा। तो मास नंबर कितना होता है इसका? 27। 27। तो 27 मास नंबर हो गया, और मास नंबर में क्या माइनस कर देंगे हम लोग? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13, माइनस कर दिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया इसका? 14। ठीक है, चलो, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो सेकंड वाला बताओ। 16, 18, 16. 16, 18, 16. 16, 18, 16. 16. 18 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर न्यूट्रल होता तो 16 होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 ऐड हो गया तो 16 प्लस 2 18 हो गया। अब इसका मास, न्यूट्रॉन देखो मास नंबर कितना होता है सल्फर का? 32। ठीक है, और मास नंबर में हम लोग माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये आ गया 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 16। सिलिकॉन थर्ड वाला बताओ। 14, 10, 14, 10, 14. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया 14, इलेक्ट्रॉन्स 10, 10, 10, न्यूट्रॉन्स 14. 14. 28, 28 माइनस 14, ये क्या आ गया? 14। ठीक है ना? यस सर। चलो, सर ये सब में कोई डाउट नहीं है ना? किसी को देख लो, कोई डाउट होगा तो No, sir. बताओ। चलो, नो तो सर। नो सर चलो इसके बाद इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, वो देख लो, वो जरूरी पड़ेगा अभी। कुछ कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। सम डेफिनेशंस। इसमें देखो डेफिनेशन में मेनली न्यूक्लियॉन्स तुम लोग समझते हो? न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं हम लोग? Yes, sir. Number of Yes, sir. protons plus number of neutrons. न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली डिनोट करता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उन दोनों को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अगर तुमसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछा जाए, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। उन्हीं दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे बताओ तो ऑक्सीजन एटम में, एग्जांपल है, ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे बताओ तो? नंबर ऑफ 16. नंबर 16 ऑफ हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। तो क्या हो जाएगा? जो उसका मास नंबर होगा वही तो हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स ना, क्योंकि मास नंबर भी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही होता है, और न्यूक्लियॉन्स भी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही है। तो जो उस एलिमेंट का मास नंबर हो जाएगा वही उसका क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर ऑक्सीजन एटम में तुमसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डायरेक्टली पूछ दे, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन देखो, इसमें हम लोग को देखना है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम लोग RAM से भी डिनोट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव यहाँ पे टर्म है। रिलेटिव मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग रिलेटिव रिलेटिव टर्म यूज करते हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक एलिमेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक चीज को हमको रेफरेंस मानना पड़ता है। जैसे पढ़े हो रिलेटिव डेंसिटी, ये सब पढ़े हो तुम लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी में पढ़े होगे, वहां पे हम लोग जैसे रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का निकालते हैं हम लोग, तो उसमें किसको रेफरेंस मानते हैं हम लोग? वाटर को रेफरेंस मानते हैं। वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो जहां भी रिलेटिव टर्म आएगा ना, तो वहां पे किसी एक एलिमेंट को रेफरेंस लिया जाता है। और यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं? C12 isotope. हाँ, कार्बन का C12। आइसोटोप्स पढ़े हो? Yes, sir. आइसोटोप्स क्या होता है कि सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास Mass नंबर। number. जैसे कार्बन का यहाँ पे C12 है, तो C12 जैसे देखो, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। ठीक है, ये अलग अलग आइसोटोप्स हैं। देखो, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो रहा है, तो इनको आइसोटोप्स बोलते हैं हम लोग। तब सबसे ज्यादा जो कॉमन है, ये तीनों नेचर में डिफरेंट परसेंटेज में एग्जिस्ट। C12 isotope. 98%. तो ये ऑलमोस्ट 99% नेचर में पाया जाता है, इसलिए कार्बन का जो हम लोग मास लेते हैं वो 12 ही लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस, जो एलिमेंट रेफरेंस के फॉर्म में लिया गया है, वो कार्बन का C12 आइसोटोप लिया गया है। ठीक है, कार्बन का C12 आइसोटोप लिया गया। तब यहाँ पे देखो, इसी के रेफरेंस में, C12 आइसोटोप के रेफरेंस में हम लोग दूसरे एटम का मास डिफाइन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव टर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिकली, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ Mass of mass C12 isotope. मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास का। पहले लिख लो इसको, डेफिनेशन लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में। सर आइसोटोप फिर से समझा दीजिए ना। ठीक, आइसोटोप देखो, आइसोटोप यहाँ पे लिख दे रहा है। आइसोटोप्स एक्चुअली ये होता है, डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट का एटम्स होगा। अगर सेम एलिमेंट का एटम्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का वो चेंज नहीं होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। जैसे पढ़े होगे ना हाइड्रोजन का, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1 Tritium, deuterium and protium. 1 2 और 1 3। ये होता है 1 वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, 1 2 वाले को ड्यूटेरियम, और 1 3 वाले को ट्राइटियम। तो यहाँ पे देखो, सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है तीनों का, क्योंकि हाइड्रोजन का ही एटम है, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बट डिफरेंस किस में आ रहा है? मास नंबर में आ रहा है। पहले वाले का मास नंबर 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है। इस टाइप का स्पीसीज अगर कहीं भी मिलेगा तुमको, तो इसको आइसोटोप बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं इसका आइसोटोप, जैसे एक कार्बन का बताया यहाँ पे, क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन का एक 1735 होता है, और दूसरा 1737 होता है। ये सारे आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हो गए। सर हम लोग क्लोरीन का मास नंबर क्या कंसिडर करेंगे? 35.5 लेते हैं, वो एवरेज निकालते हैं हम लोग, वो बताएंगे आगे कैसे एवरेज ठीक निकाला है जाता है। सर। क्लोरीन का ऐसा भी याद रखो, 35.5 लेते हैं हम लोग। अगर कैलकुलेशन में कहीं जरूरत पड़े तो 35.5 लेना है। ठीक है, आइसोटोप्स हो गया ना क्लियर? किसका था डाउट? यस सर। चलो अब इसको, ये डेफिनेशन लिख लो रिलेटिव एटॉमिक मास का।
लिख लोगे तो बोलना। लिखिए सर। चलो लिख लिए सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे फर्दर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास अपॉन C12। अब देखो मास हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी चीज का अगर हम लोग मास बताते हैं तो उसका एक यूनिट होता है कि नहीं। मास क्या सिर्फ नंबर के फॉर्म में हम लोग थोड़ी ना बताते हैं, जैसे मास अपना मास भी बताते होगे तुम लोग, वेट, तो क्या उसके साथ यूनिट लगाते होगे ना। Yes, sir. यस सर। क्या यूनिट लगाते हो। kg. केजी। केजी। केजी, ग्राम भी लगाते हो। नो सर। नो सर। नहीं, No, sir. ठीक है, तो Usually. चलो किसी भी चीज का अगर मास बताते हैं तो उसको हम लोग यूनिट के साथ भी बोलते हैं। तो जनरली हम लोग जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं मास का यूनिट, वो केजी या ग्राम में यूज करते हैं। लेकिन एटम का जब हम लोग बात करेंगे, इसका मास इतना छोटा होता है कि यहाँ हम लोग केजी और ग्राम के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट हम लोग, स्पेशल यूनिट इसके लिए है। कौन सा यूनिट होता है वो बताओ। AMU. एएमयू, इसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका एएमयू। पहले एएमयू बोला जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसको U. यू से ही डिनोट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। Unified mass. ठीक है, तो ये यूनिट हो गया किसी भी चीज का। एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बताना है तो उसको हम लोग यूनिट या तो एमयू में रिप्रेजेंट करें या फिर यू से रिप्रेजेंट कर दें सिंपली। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का 11 और क्या होता है, मास नंबर कितना है 23। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ Na, क्या लिखोगे बताओ। तो इसका मास नंबर कितना है 23। और ये तो इसका नंबर हो गया, मास नंबर हमको पता चल गया, लेकिन मास अगर बता रहे हैं तो इसका यूनिट भी बताना होगा। तो यूनिट क्या लिखेंगे इसका बताओ। AMU. तो इसका टोटल क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, अगर कंप्लीट तुमको इन्फॉर्मेशन लिखना है तो 23 AMU, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 23 U। ठीक है, अभी रिसेंटली यही वाला एक्सेप्टेड होता है 23 U का, यूनिफाइड मास यूज करते हैं दोनों। क्लियर है ना। यस सर। चलो तो अब तो ये यूनिट हो गया। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव एटॉमिक मास वाला जो टर्म था, जैसे हम निकाल रहे हैं, ये एग्जांपल यूज कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हमको निकालना है सोडियम का। ठीक है, तो बताओ तो, जो फॉर्मूला था वो यूज करो। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ऊपर क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का बात कर रहे हैं उसके एक एटम का मास लेना है, तो सोडियम की एक एटम का मास कितना होता है बोलो। 23 23। AMU. एएमयू यूनिट के साथ, ठीक है 23 एएमयू। AMU. और नीचे क्या करना है हमको, 1/12 इंटू 12 AMU. 1/12 इंटू, देखो मास ऑफ वन C12 आइसोटोप है, तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, इसके एक एटम का मास क्या हो जाएगा 12 AMU ही हो जाएगा। इसके एक एटम का मास क्या हो जाएगा 12, मास नंबर उसका जितना है 12, और उसको उसमें सिर्फ हम लोग AMU ऐड कर देंगे। तो नीचे यहाँ पे क्या हो गया 12 AMU, क्या बचेगा बताओ तो। 12 12 कैंसिल आउट हो गया, 23. AMU AMU कैंसिल आउट 23 हो गया, तो सिंपली क्या आ गया 23। कोई यूनिट आया क्या इसका, नो सर। नहीं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, क्योंकि इसमें क्या है रिलेटिव, रिलेटिव है मतलब दूसरे के रेफरेंस, दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। तो वो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी कोई भी चीज रिलेटिव टर्म हम लोग यूज करते हैं उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़े होगे तो उसका भी कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास का भी कोई भी यूनिट नहीं हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया 23 आ गया, यही क्या हो गया इसके मास नंबर Number के, of nucleons. हाँ मास नंबर, मास नंबर के ही इक्वल हो गया ना ये। तो एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम का अगर तुमसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास वो एक्चुअली किसके इक्वल है, मास नंबर के ही इक्वल हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये तीनों चीज क्या है, सेम ही होगा, होगा। Yes, sir. इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या, देख लो, तीनों में कोई डिफरेंस होगा। नो सर, No, sir. नहीं। ये तीनों चीज क्या है, सेम है। सेम। सर एक डाउट था, क्या, कुछ जगह पर 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम देता है, और सर हम वही कहीं पे देखे हैं 1.67 था, तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? 1.67 ही तो होता है इंटू 10 टू द सर पावर हम कहीं माइनस। पे 6 भी पढ़े हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों ही यूज होता है। 1.67 उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, वो एक्चुअली ओके सर। रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है। हम्म, ठीक है, ये समझ थैंक यू में आ सर। गया ना, ये तीनों चीज क्या है, सेम है। रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ। क्वेश्चन है, लिखो, हाउ मेनी nucleons are present in 5 atoms of an element which has atomic mass equal to 14 AMU। बताओ। 70। 70 AMU। 70 AMU क्यों? सिर्फ सर 70। AMU आ रहा है ना? अच्छा नहीं नहीं, सॉरी, ये कैंसिल हो गया, सॉरी सर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स नंबर है ना, उसमें थोड़ी ना यूनिट लगाए। सर गलती हो गया, कैंसिल नहीं किए उसको। चलो यहाँ पे देखो, सबका आ गया आंसर। यस एक्चुअली सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, मास नंबर के इक्वल है। अब किसी भी एटम का एटॉमिक मास तुमको 14 AMU दिया हुआ है, मतलब उसका मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो मास नंबर 14 है, मतलब ये एक एटम का होता है ना, तो मास नंबर अगर 14 है तो उस एलिमेंट के एक एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तुमको कितने एटम्स के बारे में पूछा गया है, 5 एटम्स के बारे में। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 5 एटम्स क्या हो जाएगा, हमको पता है कि एक एटम में 14 न्यूक्लियॉन्स होता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 5 एटम्स क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5। कितना आ गया आंसर, आ 70। गया। तो ये आंसर क्या हो गया, 70। ठीक है, किसी को डाउट है, हेलो, नो सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो पहला डेफिनेशन हम लोग देख लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का। दूसरा डेफिनेशन होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, या एएमयू, जो अभी हम लोग यूज किए थे, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका, ठीक है, ये डेफिनेशन है एक्चुअली, तो ये लिख लो, जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एमयू भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/12 of the mass of 1 C12 आइसोटोप। तो ये वही चीज है, मतलब कार्बन के C12 आइसोटोप के रेफरेंस को हम लोग रेफरेंस मान के ही 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो 1 AMU का जो डेफिनेशन आता है वो यहीं से आता है, 1 AMU इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/12 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें, 1/12 किसका कर रहे हैं हम लोग, मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप कर रहे हैं। ठीक है, तब हमको पता है कि देखो 1/12 टाइम्स कर रहे हैं, मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप क्या हो जाएगा, 12 AMU हो जाएगा।
कार्बन के कार्बन का C12 आइसोटोप का मास कितना होता है एक एटम का? 12 AMU ही होगा ना? Yes, sir. तो ये 12 AMU और इसका हम लोग कितने टाइम्स कर दे रहे हैं? 1/12 टाइम्स कर दे रहे हैं। 1/12 टाइम्स अगर कर दोगे तो 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? सिंपली क्या बच गया? 1 AMU ही बच गया। तो यही चीज है, 1 AMU का ये डेफिनेशन है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। ये डेफिनेशन लिख लो, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए है ये कि हम लोग इसको, ठीक है। तो कार्बन के C12 आइसोटोप को रेफरेंस मान के हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। लिख लियो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। नेक्स्ट है देखो एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ये बता ही चुके हैं, एटॉमिक मास हमको रिप्रेजेंट करना है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक मास एक एटम का अगर बताना है तो उसको हम यूनिट के साथ बताते हैं। तो एक्चुअली एटॉमिक मास क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। यही होता है ना, जैसे हमको सोडियम का एटॉमिक मास बताना है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास बता रहा है। मास ऑफ कितने एटम का है ये? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। तो तुमको जैसा पूछा गया क्वेश्चन में कि सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो एटॉमिक मास सोडियम का है, ये क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है ना। और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 AMU से। यही चीज क्या आ गया? 23, या फिर इसी को हम लोग 23 म्यू भी लिख सकते हैं, यू यूनिफाइड मास, ठीक है। हेलो, Yes, sir. लिखो जल्दी, इसको नोट करते जाओ। लिख लिए सर। लिख लिए सर। मेरे से भी पहले लिख लेते हो क्या तुम लोग? सर भेज देंगे फोटो। सिर्फ झूठ बोलते हो। सर फोटो भेज देंगे, लिख लिए है। और सर ये भी लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। आपको भरोसा ही नहीं है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, नो सर, नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब अब एटम्स का हम लोग पढ़ चुके हैं सारा चीज, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होगा? एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइन कर गए तो वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास निकालना सिंपल ही है, मतलब जितने भी उसमें एटम के मास हैं सारे इंडिविजुअल एटम्स के मास को हम लोग क्या कर देते हैं? सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास में, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे ले लेते हैं H2O। H2O एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ है बताओ तो? 3 एटम। 3। हाँ, तो इसका अगर तुमसे पूछा जाए कि एटॉमिसिटी क्या है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ 3। H2O? एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं सबको काउंट कर दो। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो टोटल एटॉमिसिटी इसका 3 हो गया। तो इसका तुमको जैसे मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका? तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के सम, एटॉमिक मास का सम कर देंगे, तो वही इसका मॉलिक्यूलर मास दे देगा। जैसे H2O का निकालना है, तो H2O में देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। 1।
वन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 2 तो 1 into 2 प्लस plus ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर बताओ। 3 16 16। और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है यहाँ पे? 1 1 1 into 1। और तो कोई एटम है नहीं यहाँ, नो सर बस इसको ऐड कर दो। कितना हो गया? 18। 18 तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर तुमसे पूछा जाए 18 इसका, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसको यूनिट के साथ 18 क्या लिख देंगे हम लोग? यूनिट क्या लगाना हो? AMU। तो वाटर, हाँ, तो वाटर का अगर तुमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो ये क्या आ गया? 18 है। सिंपल है ना, कर लोगे? यस सर। यस सर चलो तुम 4-5 दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तुम लोग करो। पहला है Al2SO4 होल थ्राइस। सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जिसका इसका मास नहीं पता होगा पूछ लेना। ठीक है, चलो इतना करो। एक और दे देते हैं। सबका मास पता है तुम लोगों को? हेलो, सर CU का नहीं पता। क्या चीज? किसका? CU का नहीं पता सर। CU का एटॉमिक मास होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं 63.5। ठीक है। और यहाँ 7th नंबर में देखो AgCl दिए हैं। Ag का कितना होता है? 108। ठीक है, और बाकी तो सबका पता ही होगा। कर रहे हो? यस हेलो, सर। यस सर पहला वाला हो गया। 342 है क्या? कैलकुलेशन 342। कैलकुलेशन ढंग से 342 करना। है। कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए किसी का। सबका 342 ही आ रहा है। अरे बस 2 ही लोग बना रहा है। हेलो,
देखो पहला वाला आंसर मैच कर लो सब लोग। कितना आ रहा है बताओ तो। 342 हेलो, चलो देख लेते हैं। 342 ग्राम्स। 42 ग्राम्स। ग्राम नहीं होगा। अच्छा सॉरी, AMU। एमयू यूज कर गलती हो रहे थे। जाता है थोड़ा। AMU होगा। चलो यहाँ देखो कैसे कर रहे हैं। 27 एल्यूमिनियम का है, इनटू क्या कर देंगे 2 प्लस एस क्या है सल्फर। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का मास बताओ। 32 32। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 3 से, क्योंकि सल्फर का एटम 3 हो गए यहाँ बाहर। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का मास 16 16 और इनटू किससे मल्टीप्लाई करना होगा ऑक्सीजन को? 12 नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के देखो 4 इंटू 3 कर देंगे। 4 इंटू 3 क्या है? 12। तो ये कितना आ गया? 27 इंटू 2 या 54 हो गया। ठीक है। 32 इंटू 3 कितना हो गया? 96 और प्लस दूसरा बताओ 16 इंटू 12 कितना हो गया? सर वहाँ 32 इंटू 3 क्यों हुआ? क्या? सर वहाँ 32 इंटू 3 क्यों हुआ? 32 इंटू 3। यस सर। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड है ये होल दिया हुआ है ना, ये दोनों पे है। ये जो 3 लिखा हुआ है ये यस सर। ब्रैकेट ब्रैकेट है ना। अच्छा ब्रैकेट हाँ, ब्रैकेट है, मतलब ये सल्फर के लिए भी एप्लीकेबल है और ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन है। के लिए भी। तो सल्फर का यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए, तो यस सर। इसीलिए 3 टाइम्स। और ऑक्सीजन को कितना टाइम्स करना पड़ा? 12 टाइम्स, क्योंकि 12 ऑक्सीजन के एटम। टाइम्स। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आ रहा है? सर 342 ही आ रहा है। 342। चलो ठीक है, तो 342 और लास्ट में हमको यूनिट क्या लगा देना है? AMU। एएमई। चलो बाकी सेकंड बताओ। 172 172 है। 72 172 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 32 वही आएगा। चलो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग। ये वाला कर रहे हैं। ये कौन सा कंपाउंड है, तुम लोग सुने हो, ये देखे हो कहीं? CaSO4.2H2O। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये जिप्सम है, जिप्सम सुने हो? नहीं। चलो ठीक है, वो पढ़ लोगे 10th में है। इसको सर बोलते हैं हम लोग। सीमेंट में यूज होता है क्या? मतलब हाँ ठीक। हाँ, सीमेंट बनाने में यूज होता है। सर ये जिप्सम है। क्या? हाँ जिप्सम। GYPSUM। ठीक है। चलो अब देखो इसका मास कैलकुलेट करना है। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 इंटू 1, क्योंकि कैल्शियम का तो एक ही एटम है। प्लस एस सल्फर का है, सल्फर का 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। अब यहाँ देखो ये जो डॉट दिया हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देना। डॉट को भी क्या करना है हमको? ऐड ही करना है सारे। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। डॉट दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना, वो उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है। तो कंबाइंड फॉर्म में है तो उसको भी हमको क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो ये एक्चुअली क्या है, उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल है ना। ये H2O क्या है? वाटर। वाटर है। तो हमको वाटर का तो मास पता ही है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास होता है? 18 होता है। क्लियर है? यस सर। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 होता है। 18। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 2। 2 है। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? 2 इंटू 18 कर देंगे। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया?
क्योंकि एक वाटर Yes. मॉलिक्यूल का मास हमको 18 है, यहाँ पे आगे क्या है 2 है, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल का 2 × 18 करना होगा। हो गया सारा, अब तो कुछ नहीं बचा, सबको ऐड कर दो। 40 + 32 + 64 और प्लस 36 ऐड करो, कितना आ रहा है बोले जल्दी। 172. 172 और लास्ट में क्या लगा देंगे? AMU AMU. चलो ठीक है। थर्ड वाला बताओ 180 AMU 180 AMU. 180 कौन सा कंपाउंड है ये? Glucose. ग्लूकोज। 36H12O6 इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सबका आ जाएगा 180 आ जाएगा इसमें। हाँ सर। 12 × 6 करेंगे प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, इन सभी को ऐड करोगे तो ये सब क्या आ जाएगा 180 AMU आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का हो गया। नेक्स्ट बताओ CuSO4.5H2O 249.5. 249.5. चलो देख लेते हैं, 40 चलो यहाँ देख लेते हैं। Sir, 63.5 plus 32. हाँ 63.5 कॉपर का है प्लस सल्फर का 32 × 1 ही होगा तो डायरेक्टली यही लिख दे रहा है। ऑक्सीजन का 16 × 4 64 प्लस, अब यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितना हो गया 5 है, तो 5 × क्या कर देंगे हम लोग 18, क्योंकि एक का 18 होता है तो 5 का 18, तो एक कर दो ऐड 63.5 + 32 + 64 और प्लस 90 ऐड करो, कितना आ रहा है? 249.5. 249.5 AMU। AMU. ठीक है, तो ये हो गया CuSO4। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ बताओ H2SO4 का क्या आ रहा है? 100 AMU. 98 AMU. 98। 100 कौन बोल रहा है? 98 है 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कर दो, इन सबको ऐड करो ना, ये तो कितना आ जाएगा 98 AMU आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा कहीं भी पूछ लेना। नेक्स्ट करो, सिक्स्थ बताओ। Na2CO3.10H2O, ये कौन सा कंपाउंड है? वॉशिंग सोडा तुम लोग सुने हो? Yes sir. हेलो, सुने। हाँ तो ये Na2CO3.10H2O है, सर ये वॉशिंग 302 सोडा। कितना आ रहा है? 302 302। चलो चेक कर लेते हैं। देखो सोडियम का कितना होता है 23, 23 × 2 करना होगा, प्लस कार्बन का कितना होगा 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 3, प्लस यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है 10. 10, तो 10 × कितना करना होगा 18। चलो अब इन सबको ऐड करो 46 + 12 + 48 + 180। सर 286 होगा। अरे कैलकुलेशन जोड़ने भी अब सिखाएंगे क्या? नहीं सर वो मैं 16 × 4 ले लिया था, 4 क्यों लेंगे? वो ले लिया था मैं, मेरा गलती है। चलो ठीक है, ऐड करके बताओ जल्दी कितना आ रहा है। ये दोनों मिलके 60 हो गया और ये 180 है, तो 240 286 आ रहा है ना? यस सर आ रहा है सबका, देख लो Yes sir. कितना आ रहा है 286 AMU. 286 286। ठीक है, नेक्स्ट देखो AgCl का क्या हो जाए? 143.5 143.5. ये तो सिंपल है, Ag का कितना है 108 और प्लस इसका Cl का 35.5, दैट विल इक्वल टू 143.5 AMU। CaCO3 का बताओ। 100 हाँ
कैल्शियम का कितना हो गया 40 इंटू 1 Yes, प्लस sir. 12 इंटू 1 और प्लस 16 इंटू 3 सबको ऐड करो कितना आएगा 100। तो 100. CaCO3 का मास कितना हो गया 100 AMU। कर लोगे ना मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को डाउट है आज के क्लास में तो देख लो, किसी भी पोर्शन में डाउट है तो पूछ लो।